बच्चे। कुंदन अपनी पत्नी पारो और 2 बच्चों मुन्ना और रिया के साथ रहता है। चारों का परिवार अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पारो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई। बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती। और जब मुन्ना और रिया स्कूल से आते तो, ए रिया, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और बर्तन धो दे, तभी खाना मिलेगा। और मुन्ना, जाकर छत की धुलाई कर। वो बच्चों से ही घर का सारा काम करवाती है। उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती। खुद के लिए और कुंदन के लिए वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। जब रात को कुंदन काम से वापस आता तो, अरे बच्चों ने खाना खा लिया? उनको तो मैंने कब का खिला पिलाकर सोने भेज दिया है। कितना ख्याल रखती है ये बच्चों का। एक दिन जब रूपा सो रही थी, मुन्ना देखता है कि रसोई की अलमारी में मिठाई रखी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो अपनी बहन को बुलाकर लाता है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर वो मिठाई उतार दो। उन्होंने मिठाई उतारी और खा ली। अचानक मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और बिखर जाता है। आवाज सुनकर रूपा भागते हुए आती है। उसने आओ देखा न ताव और दोनों की खूब पिटाई कर दी। जब देखो तब भूखे ही रहते हैं ये बच्चे, न जाने इनका पेट है कि कुआं। बच्चे खूब देर तक रोते रहते हैं, लेकिन फिर आपस में ही बातें और मजाक करके एक दूसरे का मन बहलाने लगते हैं। रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा। पहले हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर बेचेंगे। मुन्ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम अकेले ही सारी मिठाइयाँ खाओगे ना? अरे हाँ रे, तब तक तो मेरी भी शादी हो जाएगी। कुंदन जब घर आता है तब उसकी माँ बच्चों की खूब शिकायत करती है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। आखिर क्या कमी है तुम दोनों को? पिताजी, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि हाँ हाँ कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे दिन घर के काम करवाती हूँ, कह दो ना। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहता है। अब तो हम दोनों को पिताजी से बात भी नहीं करने देती। नहीं माँ। मुन्ना और रिया बहुत दुखी होते हैं। रात को इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, तुम इन्हें लेकर जाओ और कहीं जंगल में छोड़कर आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा? कुंदन को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तब उसे एक उपाय सूझता है। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खूब अच्छे व्यवहार का नाटक करती है। बच्चे खूब खुश रहते हैं। एक दिन, सुनो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। रूपा बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि ये तो बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से रहा, मैं ही इन्हें छोड़ आती हूँ। कुंदन के जाने के बाद, बच्चे चलो, आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब, माँ, इधर का नानी का घर है, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती तो, माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो, बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा? बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे? क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम और उन्हें ढूंढते रहो।
कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी घिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ। आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों, हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नज़र एक गिलहरी पर पड़ती है, जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज़ में बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिला कर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कढ़ाई में तेल गरम करके पकोड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है। ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है। जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। बच्चों को देखते ही अपना मुंह पोंछने लगती है वो। रिया चारों तरफ जादू की छड़ी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाने लगती है। अचानक उसे जादू की छड़ी दिखाई देती है और वो दोनों लपटकर वो छड़ी उठा लेते हैं। जादुई छड़ी, पिंजरा बंद कर दो। पिंजरा बंद हो जाता है। पिंजरा बंद होते ही वो बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है और चीखने लगती है। दादी, आज तुम भी पिंजरे में बंद होने का मजा उठा लो ना। दोनों हंसते हैं। दादी दादी, यही वो जादुई छड़ी है ना, जिससे तुम सब बच्चों को चूहा, बिल्ली और गिलहरी बनाती हो। बोलो, तुमको क्या बनना है? मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छड़ी मेरे हवाले कर दे। दादी, पिंजरे में कुछ खाने को दो। ये लो, तब तक आम की गुठलियां चूसो। इनमें अभी भी बहुत रस बचा है। दोनों आम की ढेर सारी गुठलियां पिंजरे में फेंक देते हैं। एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तुम दोनों के पकोड़े बनाकर चबा जाऊंगी। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बना दो। जादुई छड़ी, एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर दो। जादुई छड़ी चुड़ैल को मछली बना देती है। दोनों उसे उठाकर एक बाल्टी में डाल देते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा होता है। मुन्ना और रिया दौड़कर बगीचे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं। जादुई छड़ी, इन सारे लोगों को इनके असली रूप में बदल दो। तभी सारे जानवर और पक्षी बच्चों में बदल जाते हैं। सब कमरे में आ जाते हैं। हमें इस चुड़ैल ने बहुत तड़पाया है, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को पिंजरे में डालकर फिर चुड़ैल बना दो। पिंजरे में कैद होकर चुड़ैल फिर चिल्लाने लगती है, ये सारे के सारे शैतान कैसे यहाँ आ गए?
जैसे तुम पिंजरे में बंद हो गई वैसे ही हम सब भी यहाँ आ गए। सभी बच्चों ने पिंजरे में ठंडा ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया। चुड़ैल पहले तुम नहा लो, फिर हम तुम्हें मछली बनाकर पकौड़े बनाकर खा जाएंगे। सभी बच्चे ताली बजाकर खूब हंसते हैं। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। एक बार मुझे पिंजरे से निकाल दो। दोस्तों, क्या हमें इस चुड़ैल की चिकनी चुपड़ी बातों में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुन्ना जोर से छड़ी फटकारता है। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बनाकर कढ़ाई में डाल दो। मछली की कढ़ाई में गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है, जैसे कहीं बिजली चमकी हो। सभी बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मछली का आकार बहुत बड़ी सी चुड़ैल का हो जाता है। वो बार बार कढ़ाई से निकलने की कोशिश करती है। सभी बच्चे मिलकर उसे फिर कढ़ाई में ढकेल देते हैं। अंत में वो गरम तेल में जलकर मर जाती है। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। मुन्ना जादू की छड़ी की सहायता से सभी बच्चों के साथ शहर आ जाता है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तब पिताजी, हम आ गए। कुंदन उनकी आवाज सुनते ही भागता हुआ आता है। बच्चों को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पिताजी, आप रोइए मत, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मुन्ना कुंदन को सारी बात बताता है। जादुई छड़ी पाकर उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो नई माँ भी उनको प्यार करने लगती है। कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहाँ खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या अब सुलझ सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने DNA टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी।
अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का ज़रूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए,
क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी।